वेद एक बार फिर से ओनी के होठों पर किस करता है और अपने शर्ट के बटन निकालकर दूसरी तरफ फेंक देता है। उसे ऐसी हरकतें करता देख ओनी चिल्लाते हुए कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या हरकतें कर रहे हो? मैं बता रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो। उसकी बातों को सुनकर वेद को और गुस्सा आ रहा था। वह उसके हाथ को कस के पकड़ते हुए कहता है, तुम मेरे चंगुल में हो, यह बात याद रखो, और इतनी आसानी से मुझसे नहीं बच सकती। और अगर तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हारे बाप को बर्बाद करना चाहता हूँ, तो क्यों ना पहले तुम्हें ही बर्बाद करके तुम्हारे बाप को बर्बाद करूं। अगर तुम्हें मैंने पा लिया तो तुम किसी और के पास नहीं जाओगी, मेरे पास ही रहोगी। यह कहकर वह उसके गले पर किस करता है तो ओनी रोते हुए कहती है, मैं आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, प्लीज़ मत करो मेरे साथ यह सब। वेद उसके पहने हुए ड्रेस की जिप को खोलकर निकाल कर फेंक देता है कि तभी उसकी नज़र ओनी के सीने पर चमक रहे अपने नाम पर जाती है और वह एक नज़र ओनी को देखता है, जिसकी आंखें रोने के कारण लाल हो गई थीं और अपने साथ हो रहे गलत बर्ताव के कारण वह अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। वेद उसके माथे पर किस करता है और अपने बेड के बगल में जल रहे नाइट लैम्प को बुझा देता है। फिर कंबल और उसे बैक साइड से हक करते हुए कस के गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। काफ़ी समय बाद ओनी फिर हद से ज़्यादा अंदर से डर चुकी थी, जिस कारण वह डर से कांप रही थी। वह जब महसूस करती है कि वेद उसे गले लगाकर सो रहा है तो वह उससे अलग होने की कोशिश करती है, तो वेद उसके कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहता है, सो जाओ। उसकी ठंडी आवाज़ सुनकर ओनी चुपचाप से सिकुड़ कर सो जाती है। अगली सुबह वेद की नींद खुलती है, तब वह देखता है कि ओनी उसके ऊपर एक बंदर के बच्चे की तरह सिमट कर सो रही थी। वेद उसे देखता है और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उनके कान के पीछे पर उसे दूर करने लगता है, तो ओनी उसे और कस के पकड़ लेती है। वेद उसके कान में धीरे से कहता है, वेदांत सिंह राठौर ने किया ओनी सचदेवा की हत्या। उसकी आवाज़ सुनकर ओनी तुरंत उसके ऊपर से उछलकर बेड पर बैठ जाती है और इधर से उधर देखते हुए कहती है, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। उसकी इस हरकत को देखकर वेद खिलखिलाकर हंस पड़ता है। ओनी उसके हंसने की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखती है। वेद को हंसता हुआ देखकर वह उसे निहारने लगती है, इस बात से बेखबर कि वह किस हालत में है। वेद के हंसने से उसके गालों पर डिम्पल आंखें उसकी बंद हो जा रही थीं। वेद को महसूस होता है कि ओनी उसे ही देख रही थी, तो वह तुरंत अपने वापस सीरियसनेस में आते हुए कहता है, कपड़े पहन लो, क्योंकि तुम मुझे सीड्यूस कर रही हो। अब यह मत सोचना कि जो मैंने कल नहीं किया वह अभी नहीं करूँगा। इसलिए जाओ और रेडी हो जाओ, कॉलेज के लिए जाना है। उसकी बात सुनकर ओनी उसे डरी हुई नज़रों से देखती है और तुरंत ब्लैंकेट को पकड़कर अपने कमरे में भाग जाती है। वेद उसे जाता हुआ देखकर अपना सर हिला देता है, फिर वह भी रेडी होने के लिए चला जाता है।
कुछ देर बाद बेद आता है तो देखता है टेला नाश्ता बना रही थी। बेद उसे देख कर कहता है, तुम कब आई? टेला उसकी तरफ देख कर कहती है, मैं तो तभी आ गई थी जब तुम मैडम के साथ कल रात को रोमांस खेल रहे थे। बेद उसे घूरते हुए कहता है, तुम हमारे कमरे में ताका झांकी कर रही थी। टेला उसे चिढ़ाते हुए कहती है, क्या बात है, मेरे से सीधा हमारे हो गया। काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो बीड़ू? वेद उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, मेरे प्यारे किंग की क्यून, अगर तुम अपनी जान सही सलामत चाहती हो तो अपना यह 2 इंच का जवान को 5 इंच का करने की ज़रूरत नहीं है, वरना वह चलने लायक नहीं रहेगा। उसकी बात सुनकर टेला जल्दी से कहती है, मुझे ऐसे कैसे आप धमकी दे सकते हो? मैं तो वही बोल रही हूँ ना जो कल रात को आपके कमरे से सुन रही थी। मैम कह रही थी कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे दर्द होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? वेद उसे अपनी डरावनी हुई आँखों से घूरता है तो टेला चुप हो जाती है। वेद जोर से चिल्लाता है, किंग! किंग डरते हुए आता है तो वेद उसे घूरते हुए कहता है, आज से तुम हिल के बैकयार्ड में रहोगे। तुम्हें आगे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर टेला जैसे ही कुछ कहने वाली होती है कि किंग उसे घूर कर देखता है, जैसे कह रहा हो, आओ तुम्हें बताता हूँ, सब तुम्हारे कारण हुआ है। टेला उसे देखकर रोने सी सूरत बनाती है लेकिन कहती कुछ नहीं। फिर वह उनका ब्रेकफास्ट बनाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद अवनी रेडी होकर आती है और वेद से दूरी बनाकर बैठ जाती है। वेद उसकी तरफ देखता है और मन ही मन मुस्कुराता है। अवनी जल्दी से अपने लिए और उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती है। फिर दोनों अपना ब्रेकफास्ट कर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। दिल्ली कॉलेज। वेद की कार ठीक उसी वक्त पार्किंग एरिया में आकर रुकती है जितना टाइम कनिष्क का भी गाड़ी आकर पार्किंग एरिया में रुकती है। वेद अपने कार से बाहर आता है। ठीक उसी समय कनिष्क भी आता है। कनिष्क लगातार अवनी को घूरे जा रहा था। वेद को बहुत गुस्सा आता है। वह जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है कि अवनी उसका हाथों को पकड़कर खींचते हुए क्लास के अंदर लेकर चली जाती है और कहती है, उसको इग्नोर करो, चलो मेरे साथ। कनिष्क जब देखता है कि अवनी ने वेद के हाथों को पकड़ा है तब वह गुस्से से जोर से अपने कार के टायर पर लात मारता है। उसको ऐसी हरकतें करता देख कभी कहता है, पागल हो गया है क्या? क्या हरकतें कर रहा है? कनिष्क उसे कोई जवाब नहीं देता और सीधा क्लास की तरफ चला जाता है। कुछ समय बाद अभिनय और बाकी सब भी आ जाते हैं। अभिनय को देखकर लग रहा था जैसे वह बहुत ज़्यादा गुस्से और टेंशन दोनों के मिले जुले भाव के साथ है। वह जल्दी से अपनी गाड़ी पार्क करता है और अपने क्लास की तरफ चला जाता है। जब वह क्लास में आता है तो देखता है वहाँ पर मानवी और उसकी फ्रेंड्स नहीं आई थीं। तब वह जाकर सामने वाले बेंच पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद मानवी और बाकी सब उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं।
मानवी उसे देखती है, लेकिन उसे पूरी तरह से इग्नोर कर मिलन से कहती है, क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? मिलन उसकी तरफ एक नज़र देखता है, लेकिन उसे जवाब नहीं देता। मानवी भी ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए उसके साथ बैठ जाती है। बीच, जो कि कैंटीन में अपने लिए कुछ सामान लेने गया था, वह आकर देखता है तो मिलन के साथ मानवी बैठी हुई थी। वह जाकर अभिनय के बगल में बैठ जाता है। अभिनय उसे देखकर गुस्से से कहता है, तू यहाँ पर क्यों बैठा? जाना अपने सीट पर बैठ। वीर उसे इतने गुस्से में देखकर कहता है, तू उस लड़की का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उतार रहा है भाई? मैं क्या करूं? वह खुद आकर चिपक चिपक कर डांस कर रही थी। तेरी भी तो गलती है। जब तुझे वह लड़की पसंद आ गई है तो तू उसे छोड़कर किसी और लड़की के ऊपर डोरे क्यों डाल रहा था? उसकी बात सुनकर अभिनय चिढ़ते हुए कहता है, मेरा दिमाग मत खराब कर, जा तू अपनी सीट पर बैठ। वीर भी अकड़ते हुए कहता है, मैं नहीं जा रहा, तुझे जाना है तो जा सकता है। तभी वहाँ पर कदमों की आहट सुनाई देती है। जब सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं, एक लड़की जिसने सफ़ेद कलर की सिंपल सूट और सलवार और अपने बालों को गूंथकर चोटी बना रखी थी और एक नॉर्मल लुक में थी। वीर उसे देखता है और मन में कहता है, ये मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। तभी वह देखता है, वह लड़की सबकी तरफ नज़रें चुराते हुए देख रही थी और जाकर एक सीट पर बैठ जाती है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आकर कहती है, एक्सक्यूज मी, यह मेरी सीट है। वह लड़की उसकी तरफ देखकर मासूमियत से कहती है, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैं उठ जाती हूँ। यह कहकर वह वहाँ से उठ जाती है। फिर वह पूरे क्लास में अपनी नज़रें घुमाती है, लेकिन उसे कहीं पर भी खाली सीट नज़र नहीं आती। ऑनी उसकी तरफ देखती है। वह आज बेद के साथ बैठी हुई थी। वह बेद की तरफ देखकर कहती है, क्या हम उसे सीट ऑफ़र कर सकते हैं? बेद रूडली आवाज़ में कहता है, वह लड़की अगर खुद के लिए जगह नहीं बना सकती तो भला उसका हेल्प क्यों करोगी? वह खुद बना लेगी। ऑनी उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहती, बस उस लड़की को देखने लगती है। तभी उस लड़की की नज़र कनिष्क के आगे वाली सीट, जहाँ पर बीते कल में ऑनी बैठी थी, उसमें जाती है, जो खाली थी। वह लड़की उसमें जाकर बैठ जाती है। कनिष्क गुस्से से उस चेयर पर लात मारता है, जिससे वह लड़की डर जाती है। कनिष्क उसे घूरते हुए कहता है, उठो इस कुर्सी से, यह किसी और की है। तो वह लड़की जैसे ही उठने वाली होती है कि ऑनी अपनी जगह से उठकर वहाँ पर आती है और उस लड़की को देखकर कहती है, क्या नाम है तुम्हारा? वह लड़की डरते डरते कहती है, मेरा नाम कल्पना है। ऑनी उसकी तरफ देखकर प्यारी सी मुस्कान उसे देती है और कहती है, कल्पना, तुम यहाँ पर बैठ सकती हो, क्योंकि मैं कल यहाँ पर बैठी थी और आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हूँ, इसलिए यह सीट तुम्हारी। इसलिए उसके बाद कनिष्क की तरफ देख कर कहती है, अगर तुमने इसे परेशान किया तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर कनिष्क बेशर्मी के साथ कहता है, अरे कम से कम तुम मेरे लिए कुछ तो बनोगी।
बेद जो उसकी बातें सुन रहा था वह अपनी चेयर पर अपना हाथ जोर से मारता है तो ओनी जाकर जल्दी से वहाँ पर बैठ जाती है। बेद वापस अपना पूरा ध्यान बुक में कर लेता है। कनिक्स बेद को घूर रहा था। बेद अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ वार्निंग भरा लुक देता है तो कनिक्स भी अपने बुक पर ध्यान देने लगता है। इधर मानवी मिलन की तरफ देखकर मुस्कुराती है और फिर कहती है, आपका नाम क्या है? मिलन उसकी तरफ देखता है और कहता है, मेरा नाम जानकर क्या मेरे घर में शादी का इनविटेशन देने आओगी? उसकी बात सुनकर मानवी को खांसी आ जाती है, लेकिन फिर वह नॉर्मल ही कहती है, मैं तो बस पूछ रही थी। मिलन उसकी तरफ देखकर कहता है, मेरा नाम मिलन सिंह राठौर है। उसकी बात सुनकर मानवी कहती है, अच्छा तुम पुराने एक्टर विवेक सिंह राठौर के बेटे हो। मिलन सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है लेकिन कहता कुछ नहीं। मानवी उससे बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, वैसे एक बात बोलूं, तुम बहुत क्यूट हो। मिलन उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझसे फ्लर्ट करना बंद करो क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह किसी के ऊपर भी नहीं फिसल जाता। कहकर वह वापस अपना पूरा ध्यान बुक पर लगा देता है। पहले बेंच पर बैठा अभिनय पलट कर देखता है तो मानवी उसे इग्नोर कर से बर्दाश्त नहीं होता। तब वह अपनी जगह से उठता है और मिलन के पास जाकर कहता है, भाई तू जाकर आगे वाले बेंच में बैठ, मुझे यहाँ पर बैठना है। मिलन उसकी तरफ देखता है और कहता है, जैसे कह रहा हो तुम्हारे बेंच पर क्या कांटे लगे हैं? उसके सवालों को समझते हुए अभिनय चिढ़कर कहता है, तुझे पता है ना मैं बैक बेंचर हूँ, मुझे यहीं बैठना है। यह कहकर जबरदस्ती मिलन को उठाता है और उसे सामने वाले बेंच की तरफ ढकेल कर जबरदस्ती वहाँ पर बैठ जाता है। उसको ऐसे जबरदस्ती करता देख मानवी जैसे उठने वाली होती है कि अभिनय उसका हाथों को पकड़ते हुए कहता है, अगर तुमने यहाँ से उठने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानवी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। छोड़ो मेरा हाथ वरना तुम्हारे गाल पर जलन होने से पहले देर नहीं लगेगी। अभिनय उसकी तरफ देख कर कहता है, यार यह जिंदगी है, अभी कॉलेज में हूँ, अभी एंजॉय नहीं करूँगा तो क्या बुढ़े हो जाने के बाद करूँगा? उसकी बात सुनकर मानवी उसकी तरफ ऐसे देखती है जैसे वह किसी बेवकूफ़ को देख रही हो। फिर वह अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहती है, लुक मिस्टर कपूर, आप किसके साथ क्या करते हैं, कहाँ पर क्या करते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ना ही मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ और ना ही आपकी होने वाली बीवी, इसलिए आपको मुझे सफाई देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो चाहें वह कर सकती हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी और वैसे भी मुझे कोई नीड भी नहीं है
आपको कुछ कहने की, क्योंकि यह आपकी लाइफ है। आई डोंट केयर अबाउट यू एंड योर वर्क। अभिनय उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचते हुए क्लास से बाहर ले जाने लगता है कि वहाँ पर लेक्चरर आ जाता है। अभिनय उसकी तरफ घूर कर देखता है तो लेक्चरर उन दोनों को इग्नोर कर सीधा क्लास में आ जाते हैं। मानवी उसके हाथ पर मारते हुए कहती है, यह क्या हरकत है? छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? अभिनय अपने शब्द को पीसते हुए कहता है, वहीं जहाँ पर हम मिले थे। मानवी अपना हाथ झटके से छुड़वाती है और अभिनय के गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, दूर रहना मुझसे, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। यह कहकर वो वहाँ से वापस क्लास की तरफ चली जाती है। अभिनय अपने गाल पर हाथ रखे उसे जाते हुए अपने लाल लाल आंखों से देख रहा था। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, कहते हुए वह कैंटीन की तरफ चला जाता है।